Gyan Sagar Educational Group presents eSchool. Okay students, now we are moving towards cellular respiration. अभी आपने देख लिया किस तरह से ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आ गया है, ब्लड कैपिलरीज तक पहुंच गया है, मींस एयर सैक तक पहुंच गया है, एयर सैक से ब्लड कैपिलरीज तक पहुंच गया है. अभी यहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं हुआ है. अभी हमने कितनी आधी ही प्रोसेस पढ़ी है जिसमें हमने एक्सटर्नल रेस्पिरेशन पढ़ा है, जिसमें किस तरह से ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आती है और अंदर आने के बाद किस तरह से उसका एब्जॉर्प्शन शुरू होता है. यहाँ तक हमने पढ़ा है. अभी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हमने नहीं पढ़ा है. ठीक है, अब जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज, अब ये जो रेस्पिरेशन है, ये सेलुलर रेस्पिरेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि बेसिकली ये सेल के अंदर होता है. ठीक है, अब ग्लूकोज मिल गया. ग्लूकोज एक फ्यूल की तरह काम करता है, उसका ब्रेकडाउन होना ज़रूरी है. ये ब्रेकडाउन के लिए क्या ज़रूरी है? ऑक्सीजन ज़रूरी है. ग्लूकोज 6 मॉलिक्यूल कार्बन एटम है. ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इट ब्रेक डाउन एंड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी. अब जो एनर्जी है, इस एनर्जी का क्या यूज़ है? हमारी बॉडी में एडीपी प्रेजेंट होता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट. ठीक है, ये एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फेट्स आर प्रेजेंट. ठीक है, अब ये जो थर्ड मॉलिक्यूल है फॉस्फेट का, वो हमारी बॉडी में बनता है कुछ मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के थ्रू. अब इसको एनर्जी चाहिए जोड़ने के लिए, किसके साथ? एडीपी के साथ. तो एडीपी के साथ एनर्जी की हेल्प से फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल बाउंडेड हो जाता है. नाउ एडीपी टर्न्स इनटू एटीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट. डाई मीन्स 2. Diphosphate molecule now converted into adenosine triphosphate. Triphosphate means 3 phosphate molecule which is known as energy currency of the cell. अब ये जो प्रोसेस है साइटोप्लाज्म में होती है. 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस में पायरुवेट बनता है सबसे पहले, जो कि 2 कार्बन मॉलिक्यूल है. अब ये हम टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन यहाँ देख लेते हैं. अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है ना, ये अगर प्रोसेस जो है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है और दूसरा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है. पहले ऑक्सीजन की प्रेजेंस में देख लेते हैं. ह्यूमंस के अंदर, कोई भी और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ढेर सारी एनर्जी निकलती है. ठीक है, अब अगर हम लैक ऑफ ऑक्सीजन में ह्यूमन सेल्स में ही देखें या कोई भी कॉर्डेट, स्पेशली जो तेज़ दौड़ने वाले एनिमल्स होते हैं उनमें ये अक्सर होता है, प्लस ह्यूमन मसल्स में भी होता है. क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. अब ऑक्सीजन की एब्सेंस में हुआ तो एनारोबिक रेस्पिरेशन, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो गया तो एरोबिक रेस्पिरेशन. अब एनारोबिक रेस्पिरेशन 2 टाइप से होता है. एक तो ह्यूमन मसल सेल में हो सकता है. कई बार हम ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, ज़्यादा वर्कआउट करने की वजह से क्या होता है, ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन लंग्स से तो एक लिमिटेड अमाउंट में ही एनर्जी मिल रही है. इनहलेशन एक्सहलेशन अपनी प्रोसेस अपनी स्पीड से चल रहा है. अब ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करेंगे? सेल्स जो है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करना शुरू कर देती है, लेकिन ऑक्सीजन की एब्सेंस में. ठीक है, अब ऑक्सीजन के एब्सेंस में अगर ब्रेकडाउन हो रहा है ग्लूकोज का, तो इससे बनता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी. लैक्टिक एसिड अगर ज़्यादा डिपॉजिट हो जाए बॉडी के अंदर तो एक मसल क्रैम्प या एक मसल में पेन होने लगता है. ठीक है, अब इसको हम कैसे, इससे रिलीफ कैसे मिल जाता है? अगर हॉट वाटर बाथ ले लिया जाए या कोई ऑइंटमेंट अप्लाई कर लिया जाए. ठीक है, तो इससे लैक्टिक एसिड अगेन ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. इस वजह से उसके बाद में हमें एनर्जी मिल जाती है. अब एक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी होता है एनारोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, जिसमें इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और एनर्जी रिलीज़ होती है. एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंसेस अक्सर पूछा जाता है. ठीक है, तो इसको याद रखना है. ये एक डिफरेंसेस का टेबल है, आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन.
जिसमें ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है एरोबिक में। एनारोबिक में इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन। इन एंड प्रोडक्ट्स के बीच में के साथ आप डिफरेंसेस लिख सकते हैं। एनर्जी जो है एरोबिक में बहुत अच्छी खासी अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होती है, दैट इज़ 38 ATP, वाइल एनारोबिक में केवल 2 ATP। प्लांट्स एनिमल सेल्स में होता है और ये यूजुअली बैक्टीरिया और ह्यूमन मसल, इवन ये मैंने बताया था लियोपार्ड है या डियर है, इनकी भी मसल्स में होती है। जो भी फास्ट रन करने वाले एनिमल्स होते हैं उनमें भी लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक है, अब एक छोटा सा डिस्कशन है अबाउट रेस्पिरेशन। इसमें देखेंगे हम कि लंग्स तक ऑक्सीजन आया, ब्रेकडाउन हुआ, गैसियस एक्सचेंज हुआ। अब इस ऑक्सीजन को बॉडी पार्ट्स में पहुंचाने का काम कौन करता है? इसको पहुंचाने का काम हमारे जो ब्लड की आरबीसीज होती हैं, याद आ गया आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, थ्रोम्बोसाइट्स। तो जो आरबीसी में एक स्पेसिफिक पिगमेंट होता है दैट इज़ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन एक ऐसा पिगमेंट है जो ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से कैसे आती है? कार्बन डाइऑक्साइड क्या है कि ब्लड में अच्छी खासी सॉल्युबल है, तो उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए हीमोग्लोबिन की ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन ऑक्सीजन जो है डिफ्यूजन के थ्रू नहीं जाती है। क्यों? 2 रीज़न है। एक तो ये फेयरली सॉल्युबल नहीं है ना, इसलिए इसको एक सपोर्ट चाहिए। आप ऐसा समझिए कि एक ओवल शेप की प्लेट है और उसमें ऑक्सीजन ऐसा लड्डू जैसा रखा हुआ है ना, और सारे ऑर्गन्स में इस तरह से सप्लाई हो रहा है। ऑक्सीजन ब्लड में फेयरली सॉल्युबल नहीं है। और अगर डिफ्यूजन, और दूसरा इसका रीज़न ये है कि डिफ्यूजन के थ्रू अगर ऑक्सीजन सारी बॉडी पार्ट्स में पहुंचेगी, तो आपको पता है लंग से एक एडल्ट के पैर तक पहुंचने में ऑक्सीजन को ऑलमोस्ट 3 साल लग जाएंगे। कैन यू इमेजिन द टाइम पीरियड? एक्चुअली होता इसलिए है, ये इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी की सारी सेल्स डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं है। ठीक है, जैसे अमीबा है, अमीबा में जो उसकी सिंगल सेल है वो पूरी तरह से एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है चारों तरफ से, लेकिन हमारी बॉडी की सारी सेल्स एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं है, तो यहाँ पर डायरेक्ट डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। दूसरा, हीमोग्लोबिन के साथ ज़्यादा फ्रेंडशिप नहीं है, ज़्यादा फेयरली सॉल्युबल नहीं है। तो इन ह्यूमन ब्लड या इन ब्लड ऑफ कॉर्डेट दे रिक्वायर्ड सम पिगमेंट, या एक कोई कैरियर चाहिए। वो कैरियर कौन है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी, हीमोग्लोबिन एक ब्लड का पिगमेंट है जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। अब एक हर साल का, हर दूसरे साल का फिक्स क्वेश्चन है, बाय द रेट ऑफ ब्रीदिंग इज़ हायर इन एक्वेटिक एनिमल्स देन टेरेस्ट्रियल एनिमल। अच्छा, जो डिफ्यूजन वाला डिस्कशन मैं अभी आपसे कर रही थी, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये आता है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफ्यूजन के थ्रू रेस्पिरेशन क्यों नहीं होता है? तो रीज़न आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। वी रिक्वायर्ड एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर टू टेक इन ऑक्सीजन, और इसी से पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम बना है। चलिए वापस आ जाते हैं। बाय द रेट ऑफ ब्रीदिंग इज़ हायर इन एक्वेटिक एनिमल्स दैन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल। अब ये जो एक्वेटिक एनिमल है यानी फिश, इसमें ब्रीदिंग जो है गिल से होता है ना, और ये ऑक्सीजन कहाँ से लेगा? ऑक्सीजन लेगा ये जो भी ऑक्सीजन पानी में डिज़ोल्व है। अब पानी में डिज़ोल्व जो ऑक्सीजन है वो कंपैरेटिवली एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से बहुत लो है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, इसलिए टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म उनका ब्रीदिंग रेट थोड़ा कम है, क्योंकि उनको बहुत सारा ऑक्सीजन रहता है इनहेल करने के लिए। अब जो एक्वेटिक एनिमल है उनके पास एक ऑक्सीजन लिमिटेड है, पानी में बहुत ज़्यादा डिज़ोल्व फॉर्म में नहीं रहता है ऑक्सीजन एज़ कम्पेयर टू एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन। इसलिए आपने देखा होगा फिश जो है बार बार ब्रीथ करने के लिए मुंह खोलती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। और रेस्पिरेटरी ऑर्गन आपको पता ही है, यूनिसेलुलर में डिफ्यूजन के थ्रू, एक्वेटिक